हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो मैं पत्नी पक्ष को सपोर्ट करते हुए बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मुझसे कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, कहा। तो फिर ये स्पेशली वीडियो महिलाओं के लिए है, उनके बचाव के लिए है, उनको समझाने के लिए। लेकिन इस वीडियो को पति पक्ष भी देखें जिससे वो भी समझ पाएंगे कि ऐसी वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे वो बच सकते हैं या फिर फंस सकते हैं। तो दोनों ही पक्षों को इस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई पत्नी अपने ससुराल में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार हो रही है, मारपीट होती है, डिमांड होती है दहेज की, या फिर कोई किसी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है, या फिर उसको इज्जत नहीं मिल रही है, या फिर घर में रहने नहीं दिया जाता, तो इस तरह का अगर कोई भी उत्पीड़न, कोई भी टॉर्चर हो रहा है तो महिला क्या करे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ससुरालीजन रेस्पेक्टेड हैं, इज़्ज़तदार हैं, आप भी रेस्पेक्टेड हैं, तो अगर आप कोर्ट से मदद लेना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि आप दहेज का केस कर दीजिए अगर वो दहेज मांगते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में रहना चाहते हैं, अपने ससुराल में रहना चाहते हैं और बात बनाना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि इस तरह का जो उत्पीड़न आप पे हो रहा है वो उत्पीड़न ना हो और आप उस ससुराल में रहना चाहते हैं, तो उस मामले में आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस करें। डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट की धारा 12 के तहत आप केस करें। इसमें क्या है कि आपकी एक एक चीज़ का उसमें पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है तो उस पर आपको टिक कर दीजिए। ठीक है, आपको भरण पोषण, आपको खर्चा वगैरह नहीं मिल रहा है तो उस पर आपको टिक कर दीजिए। आपको रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा है, आपको रूम नहीं दिया जा रहा है तो उस पर आप टिक कर दीजिए। आपके साथ घरेलू हिंसा, मारपीट वगैरह होती है तो उसको आप टिक कर दीजिए। आप शारीरिक किसी प्रकार का उत्पीड़न है तो उस पर आप टिक कर दीजिए। कोई मानसिक उत्पीड़न है तो उस पर आप टिक कर दीजिए। सिर्फ एक ही केस में आप सारी चीज़ों को टिक कर सकते हैं। अपनी सारी शिकायतों को एक ही केस में आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि इस तरह का जो केस होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, इसमें किसी को सज़ा का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें सिर्फ सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि ये एक सिविल नेचर का केस है। लेकिन अगर आदेश का उल्लंघन होता है तो एक्यूज़ड के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, वो चीज़ अलग है। इसमें रहने की बात कही जाती है कि इनको रहने के लिए जगह दीजिए। अगर रहने की कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी प्रकार का कोई दहेज उत्पीड़न हो रहा है तो आप ऐसा उत्पीड़न क्यों करते हैं, ऐसी कोई डिमांड क्यों करते हैं, तो उस चीज़ पर समझाने बुझाने की बात चलती है। एटलीस्ट अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट अपना ऑर्डर करता है कि अगर इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है तो इस तरह का उत्पीड़न आगे ना किया जाए। या फिर अगर उसको घर नहीं दिया गया है तो इस तरह का कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इनको रहने की व्यवस्था की जाए इनकी, या इनको भरण पोषण नहीं मिल रहा है तो इनके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, या फिर इतना अमाउंट, इतना पैसा इनको दिया जाए मंथली। या फिर घर में इज्जत नहीं मिल रही है या फिर घर में जो अधिकारों को लेकर के जो उत्पीड़न है, मानसिक, शारीरिक, तो उसको लेकर के कोर्ट जो है जो भी एक नैतिक, जो भी एक सामाजिक जो ऑर्डर होता है वो उसके पक्ष में ऑर्डर करेगा, ताकि वो अपनी ससुराल में इज्जत से अपना भरण पोषण कर सके और इज्जत से अपनी ससुराल में रह सके। ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने से फ़ायदा। एक ही केस से आपके सारे काम हो जाएंगे। और इसमें ये भी है कि ये नहीं है कि अगर आप केस जीतें तो आपका फ़ायदा है, लेकिन अगर आप केस हारते हैं या फिर आप केस जीत रहे हो तो जो ससुराली जन है उनका कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई सज़ा हो रही है। आप केस जीत गए तो मतलब ये है कि आपके घर की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सही हो जाएंगी। ससुराल में जो भी आपको खाने पीने को नहीं मिल रहा है वो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन इसमें किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। अब कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया, लेकिन बाद में ससुरालीजन फिर भी इस तरह का टॉर्चर आप पे कर रहे हैं, इस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आपको घर नहीं दे रहे, या फिर आपको कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहे, या फिर कोर्ट के उस ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामले में उन ससुरालीजनों के ख़िलाफ़, क्योंकि वो ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि उनके अगेंस्ट कोर्ट भी आदेश कर सकता है एफआईआर के लिए। 188 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसके तहत उन्हें लगभग 1 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है। ये तो एक तरीका है, मतलब कि अगर आप महिला घर में रहना चाहती है तो इस तरह से वो डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है। लेकिन अगर महिला इस पर उतर आई है कि भाई मुझे उस घर में रहना नहीं है और पति मुझे टॉर्चर करता है, या फिर उससे दिल हट चुका है पति से, ससुराल से, तो ऐसे मामले में जिस तरह का भी उस पर टॉर्चर किया जा रहा है वो उस तरह का केस कर सकती है। अगर महिला किसी भी प्रकार का उत्पीड़न सह रही है दहेज को लेकर के, तो उस मामले में महिला
दहेज का केस करेगी 498 का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि उसे ससुराल में नहीं रहना, तो ऐसे मामले में वो जो भी उसका खर्चा भरण पोषण है तो उसके लिए भी वो केस फाइल करेगी। तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी। तो यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए कि मेंटेनेंस का केस जनरली महिला जीत जाती है, ठीक है, अगर वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो अगर सक्षम है तो भरण पोषण का वो केस भी नहीं कर सकती। केस करती भी है तो वो हार जाएगी। अगर नौकरी करती है महिला या फिर ऐसा कोई धंधा करती है जिससे अपना भरण पोषण कर सके, तो उस मामले में वो केस नहीं कर सकती, या करती है तो हार जाएगी। या फिर वो कैरेक्टर लेस है, इसको अगर पति कोर्ट में साबित कर देता है तो इसके आधार पर भी वो मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती। या फिर महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो पहले पति से वो भरण पोषण का केस नहीं कर सकती मेंटेनेंस मांगने के लिए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और महिला ने दहेज का केस कर दिया है और भरण पोषण का वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है, तो वो मेंटेनेंस का भी केस फाइल करती है। अगर महिला मेंटेनेंस का केस जीत जाती है तो उसे सीआरपीसी की धारा 128 के तहत एक समय की लिमिट के अंदर, उसी साल के अंदर या फिर उसी महीने के अंदर उसे सीआरपीसी की धारा 128 के तहत वसूली का केस डालना पड़ेगा। जो भी मेंटेनेंस है वो मिलने का केस, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी महिला क्या करती हैं कि 125 जीत लिया, अब वो ये समझती हैं कि उनको मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाएगा या फिर अगले साल उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक महिला वसूली का केस नहीं डालेगी और जब तक उससे वसूली नहीं होगी, 128 का केस नहीं डालेगी, तब तक पैसे की वसूली नहीं होगी। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर कोई महिला मेंटेनेंस का केस जीत गई है तो उसे वसूली का केस भी डाल देना चाहिए तुरंत, तभी उसको पैसा मिलेगा। अब ये तो चीज़ ये रही। अब बात करते हैं डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स की बात ये है कि अगर महिला कैरेक्टर लेस है, ठीक है, या फिर पति ने या फिर पत्नी ने, दोनों में से कोई भी पक्ष अगर 497 का केस किया है, आई मीन कैरेक्टरलेस महिला अगर मान लीजिए किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और पति ने ऐसा कोई केस किया है और पति ने वो जीत लिया है, भले ही महिला को कोई सज़ा ना हुई हो, तो ऐसे मामले में उसको उसके जजमेंट को आधार बना करके डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ये भी फैमिली कोर्ट में होता है। दूसरी बात ये है कि अगर म्यूचुअल वाली बात आती है ना कि म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स कैसे फ़ाइल किया जाए, तो अगर वैसे तो जनरली आप फैमिली कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसा मैटर है कि इसमें आपको सालों लग जाते हैं और तब जा कर के कहीं जो है डाइवोर्स मिल पाता है। या फिर ये है कि अगर महिला मायके में है, ससुराल में नहीं आ रही है, या एक दूसरे को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक पक्ष ने अगर दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना या मीन सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 29, मुस्लिम लोग सेक्शन 29 और हिंदू लोग जो है सेक्शन 9 के तहत दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना का केस फाइल करते हैं और वो इस केस को जीत जाते हैं, फिर भी अपोजिशन साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको भी आधार बना करके कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। बात करता हूँ कि अगर दोनों ही पक्ष, महिला और पति दोनों ही पक्ष दोनों की ही आपस में अगर मर्जी है, म्यूचुअल कंसेंट है डाइवोर्स के लेकर के, दोनों ही लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे मामले में अगर उन्हें जल्दी तलाक चाहिए तो वो अस्थायी लोक अदालत में बात दायर कर सकते हैं, जो है म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर। यहाँ पर ये होता है कि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उनकी गवाही ली जाती है, एटलीस्ट कोर्ट अपना आदेश करता है। तो यहाँ पर क्या है कि आदेश के बाद फिर डिग्री बन जाती है, उसके बाद दोनों ही पक्ष फ्री हो जाते हैं कि जो भी करना है वो करिए, आपका डाइवोर्स हो गया। तो यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर अस्थायी लोक अदालत में भी डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है और ये 1 या 2 महीने के अंदर इस तरह के केस ख़त्म हो जाते हैं और दोनों ही पक्षों को डाइवोर्स मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका है डाइवोर्स का। यहाँ पर मैंने 3-4 पॉइंट्स को कवर किया। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कब करना चाहिए, दहेज का केस कब करना चाहिए, मेंटेनेंस का केस कब करना चाहिए, डाइवोर्स कैसे आप पा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताई हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि डाइवोर्स का केस आपको फाइल नहीं करना चाहिए, जहां तक बात बनती है बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे कि किसी का घर टूटे, तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप डाइवोर्स नहीं लेंगे तो कोई एक दूसरे को मार सकता है या फिर ऐसी कोई नौबत आ सकती है, तो बेहतर है कि अगर किसी की जान जा रही है तो उससे बेहतर ये है कि वो डाइवोर्स लेकर के अलग हो जाए।
तो सिर्फ मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। सो गाइस, अब तो आप जान गए होंगे किस तरह से कार्रवाई होती है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर अगर आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।